इसीलिए ये सारे ही नेता, एक शरद पवार को अगर छोड़ दिया जाए जो महाविकास अघाड़ी के अंग हैं, चाहे के चंद्रशेखर राव हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई या नीतीश कुमार, ये सहज रूप से कांग्रेस से मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उनके प्रधानमंत्री बनने का चांस उतने ही कम होते चले जाएंगे। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के नतीजों की। कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है, जबकि कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 136 सीटें जीती हैं। भाजपा सिर्फ 66 सीटों पर सिमट के रह गई और जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है जनता दल सेक्युलर, जिसके नेता हैं कुमारस्वामी और एच डी देवेगौड़ा जी, उस पार्टी ने केवल 19 सीटें हासिल की हैं। इस तरीके से इन चुनावों के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा का माहौल है। भाजपा ने अपनी पूरी टीम या पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी प्रयास किए थे इस चुनावों को भाजपा के पक्ष में मोड़ने के लिए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा ने इस चुनाव में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। आज की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली है और भाजपा के खेमे में निराशा का माहौल है। लेकिन जो निराशा का माहौल भाजपा के खेमे में है, उससे ज्यादा निराशा उन विपक्षी नेताओं के खेमे में भी दिखाई दे रही है, जो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि अगर कांग्रेस कमजोर होगी और किन्हीं परिस्थितियों में भाजपा बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाएगी, यानी कि लोकसभा चुनाव में उसको 272 सीटें नहीं मिल पाएंगी, तो उनके भाग से भी छीका फूट सकता है और हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके हाथ लग जाए। याद कीजिए, जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए थे और ममता बनर्जी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, तब बहुत सारे लोगों ने जो ये चाहते थे कि किसी भी हालत में केंद्र की सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाए, उन्होंने ममता दीदी के लिए ये न्योता देना शुरू कर दिया था कि वो अब दिल्ली आए और भाजपा के सरकार के खिलाफ जो विपक्षी एकता बन रही है उसका नेतृत्व करें। ममता बनर्जी इसके लिए कोशिश भी कर रही थी और उनकी भी एक इच्छा इस बात के लिए जगने लगी थी कि किसी तरह से वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। वो भी एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहते हैं जिससे कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सके। इसके अलावा एकमात्र क्षेत्रीय दल, अब तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के विधानसभा के बाद में उन्होंने जब पंजाब का भी विधानसभा चुनाव जीत लिया तो वो एकमात्र ऐसे क्षेत्रीय दल थे जिसकी 2 राज्यों में सरकार थी। पंजाब का चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी राष्ट्रीय नेता के तौर पे प्रस्तुत किया जाने लगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उन्हें मोदी का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे एक और नेता हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वो भी लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जो पार्टी है टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम बदल करके बीआरएस कर दिया, भारत राष्ट्र समिति। वो भी अखिल भारतीय स्तर पर अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, या कहा जाए कि वो भी राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण करना चाहते हैं। यहां राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण करने का कदापि मतलब यह नहीं है कि वो हर राज्य में अपना संगठन बनाना चाहते हैं, हर राज्य में अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन क्षेत्रीय नेताओं के लिए राष्ट्रीय राजनीति में आने का मतलब किसी भी तरीके से अगर मौका लगे तो जैसे एक समय में एच डी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। इसी प्रकार का कुछ मराठा क्षत्रप शरद पवार के बारे में भी माना जाता है। उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि किसी तरह से राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर में वे भी किसी तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। इसीलिए आपको याद होगा, जब अडानी वाला मामला चल रहा था, पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर था, तो उन्होंने अडानी का पक्ष लिया, उसके फेवर में बोले। राहुल गांधी जिस समय पर वीर सावरकर को लेकर के अनर्गल बातें कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने वीर सावरकर के पक्ष में बात कही और इस तरह की टिप्पणी न करने के लिए राहुल गांधी को सलाह दी किया था।
इस तरह से राहुल गांधी आगे न बढ़ पाए, ये सारे ही विपक्षी नेताओं का एकमात्र एजेंडा सा दिखाई देता था। इसीलिए ये सारे ही नेता, एक शरद पवार को अगर छोड़ दिया जाए जो महाविकास अघाड़ी के अंग हैं, चाहे के चंद्रशेखर राव हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई या नीतीश कुमार, ये सहज रूप से कांग्रेस से मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उनके प्रधानमंत्री बनने का चांस उतने ही कम होते चले जाएंगे। अब जब कांग्रेस ने कर्नाटक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है तो एक बार फिर यह लगने लगा है कि विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस बन सकती है। हर चुनाव के बाद इस बार भी लोग अब कांग्रेस के नेताओं के लिए विपक्षी एकता की धुरी के रूप में देखेंगे। जैसे पहले ममता बनर्जी को देखा गया, कभी नीतीश कुमार को देखा गया, तो कभी अरविंद केजरीवाल को देखा गया। तो कांग्रेस के इस शानदार प्रदर्शन के बाद जितनी निराशा भाजपा के खेमे में है, उससे ज्यादा निराशा उन विपक्षी नेताओं के खेमे में है जो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि कमजोर भाजपा और कमजोर कांग्रेस से उनके देश के प्रधानमंत्री बनने का चांस बन सकता है। इस चुनाव ने एक और बड़ा काम किया है। यहां पर यह समझिए कि कांग्रेस की इतनी शानदार जो जीत हुई है, उसमें जो कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है, भाजपा का वोट परसेंट मात्र 0.4% घटा है, जबकि कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो लगभग आपका 4% बढ़ गया है, 3 से ज्यादा लगभग 4%। और जो आपका जेडीएस है उसका वोट परसेंट लगभग 5% घटा है। तो हुआ क्या कि याद कीजिए, जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उस समय पर उनके घोषणा पत्र का सिर्फ एक बिंदु उठा करके भाजपा ने जम करके प्रचार किया। लग रहा था कि पूरा चुनाव प्रचार भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक बिंदु पर सिमट कर रह गया है, वो था पीएफआई की तरह बजरंग दल जैसे संगठनों को प्रतिबंधित करना। सबको मालूम है कि पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में पहले से प्रतिबंधित कर रखा है। यानी कांग्रेस ये संदेश देना चाहती थी कि वो उन हिंदू संगठनों के लिए भी प्रतिबंधित कर देगी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या जो हिंदुत्व से संबंधित बात करते हैं। भाजपा की रैलियों में मी पण बजरंगी, यानी मैं भी बजरंगी के नारे लग रहे थे। ऐसा लगता है कि इस नारे और इस एजेंडे ने एक काम किया कि मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। इसी की वजह से कांग्रेस का वोट परसेंट लगभग 4% बढ़ा है और उसकी सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि जिस तरह की ये रणनीति, जिस एजेंडे का यह भाग था, ये राष्ट्रीय राजनीति में, यानी जब लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे तो कांग्रेस के एजेंडे में इस तरह की कुछ बातें होंगी? क्या कांग्रेस आरएसएस या उससे जुड़े हुए किसी हिंदूवादी संगठन को प्रतिबंधित करने का कोई वादा अपने घोषणा पत्र में करेगी? ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 10 महीने बाकी हैं। उससे पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी चुनाव होने हैं। तो अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। लेकिन अगर आपने इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।